बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 और लेक्चर 9 की समरी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह क्विज होगा। काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं। लेट्स गेट इनटू इट। लेक्चर 8 में वो कंटेंट कैलेंडर का बता रहे हैं कि अब पिक्चर और पोस्ट जो है वो फर्स्ट डे में नहीं बन रही है, यानी कि आपने सारा कुछ जो लिखा है ऑडियंस पहले आपने इन्वेस्टिगेट किया, उसका आपने स्टोरीज एंड सिचुएशंस लिखे हैं। अब उससे रिलेटेड अब आपने कोई पिक्चर और पोस्ट बनानी है तो वो आप आ, उस पर डायरेक्ट काम करना शुरू नहीं कर देंगे। पहले एक कैलेंडर बनाएंगे जिसका नाम है कंटेंट कैलेंडर। उस कंटेंट कैलेंडर के अंदर आप वो सारी डेट्स लिखेंगे जब जिन डेट्स में आपने पोस्ट करना है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर अभी आगे बताया जाएगा। तो उस कंटेंट कैलेंडर को पहले पूरा तैयार करेंगे। ये भी एक रिटन एक्सरसाइज है जो आपको पहले करनी पड़ेगी पोस्ट बनाने से या डिज़ाइन करने से भी पहले, और उसके मुताबिक आप चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो इवेंट कोई आ रहे हैं, कोई डेज आ रहे हैं, तो आप उस इवेंट, जैसे आपके कोई शादी है तो आप शादी वाले दिन प्लान नहीं कर रहे होते कि मैंने आज क्या जोड़ा पहनना है, क्या जूते पहनने हैं। आप एक महीना पहले तैयारी करके रखते हैं, और आपके घर की शादी हो तो आपने 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये भी ऐसे ही है कि आपने पर्टिकुलर सीज़न आ रहा है जिसमें आपने पोस्टें लगानी है, तो उस पोस्ट सीज़न के आने से बहुत पहले आपको सारा कुछ तैयार करके रेडी करना है। तो ये चीज़ें सारी लिख कर हो सकती हैं। और ये कि इसमें जो है वो पूरी की पूरी आपको डायरेक्शन तय होती है, एक विजुअलाइजेशन नज़र आ जाती है कि कैसे आपको ये सारा काम लेकर चलना है। तो क्या कैप्शन लगानी है, कॉल टू एक्शन क्या देना है, कौन कौन से बटन्स लगाने हैं, क्या 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 चीज़ें उसमें आपने दिखानी है, क्या कलर्स होने हैं, किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सारी सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होंगी। और कैप्शन जो है वो पोस्ट को डिस्क्राइब करती हैं। एक कैप्शन होती है जो पिक्चर के अंदर नज़र आएंगी हमें या वीडियो के अंदर, और एक कैप्शन होगी जो उसकी डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगी। तो आप कम से कम 15 से 20 पोस्ट का जो है एक कैलेंडर तैयार करें, उसके बाद जो है उसके डेवलपमेंट पे काम शुरू करें। तो कंटेंट कैलेंडर में जो कॉलम्स हैं वो यूजुअली जो कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं, हमारे टीचर जो यूज़ कर रहे हैं, वो डेट रख रहे हैं, क्या इवेंट आ रहा है, कैटेगरी क्या होती है, पिक्चर रखनी है कि वीडियो, और अगर पिक्चर अवेलेबल है प्रोडक्ट की या उस इवेंट से रिलेटेड तो वो चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है। कैप्शन क्या रख रहे हैं, पिक्चर के अंदर क्या टेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या क्या डिज़ाइन डिफाइन हो रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है। तो अब उस अब पोस्ट क्या बनानी है, ये अब एक ऐसा सवाल है जो कि जिसमें बहुत सारे लोग फंसते भी हैं, और जिसको बड़ा एक जेनरिक सा, यानी जेनरिक सा मतलब है बिल्कुल एक लगा बधा सा, उसको उनके जहन में एक डिफाइंड सा इमेज है कि भाई ठीक है, पोस्ट में क्या बस हमने अगर प्रोडक्ट बेचनी है तो बस प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसकी प्राइस दिखाएंगे और लोकेशन दिखाएंगे। यही तो है बस हमारी पोस्ट, और क्या है। क्वालिटी अगर कोई होगी तो क्वालिटी दिखा देंगे उसमें। लेकिन टीचर बता रहे हैं, सर समीर बता रहे हैं कि आपने एक चीज़ को बस ले लो वाली पॉलिसी नहीं अपनानी। ये दोबारा भी वो बोलेंगे, अब इस टाइम भी वो बोल रहे थे कि ले लो वाली पॉलिसी से पोस्ट पर पोस्टें भी नहीं बनानी, और इस पे आपकी प्रोडक्ट चलनी भी नहीं है। तो अब उसने एक मिसाल दे रहे हैं कि अगर घड़ी आपने बेचनी है, आपके को एक ही प्रोडक्ट के आपके पास घड़ी है, या घड़ियों की रेंज है, तो अब आपने घड़ी से रिलेटेड पोस्टें बनानी है, तो आपके पास कम से कम जो है वो 40-50 किस्म के तरीकों से आप पोस्ट बना सकते हैं। 40-50 तरीकों से अपने जहन को दौड़ाएं, जहन के घोड़े दौड़ाएं कि अब आपने इस एक पोस्ट के अंदर क्या फोकस करना है। घड़ी नहीं दिखानी आपने, पूरी घड़ी पे फोकस ही नहीं करना। घड़ी के एक चीज़ पे फोकस, आपने मोबाइल एड्स देखे होंगे, आपने टेक एड्स देखे होंगे, जितने भी प्रोडक्ट के एड्स होते हैं किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल घड़ी सेल करनी है, तो पहले जो है वो यानी कि एक डायरेक्ट घड़ी की तस्वीर लगा के कि ये घड़ी है और ये प्राइस है और ये सारा कुछ, ये ऐसे नहीं करना है। तो एक पोस्ट में आपने सिर्फ उसके कलर्स की बात करनी है कि आपने उसके, अगर आपके पास एक ही कलर अवेलेबल है तो वो एक ही कलर आपने क्यों चूज़ किया, उसकी पूरी एक स्टोरी बनानी है। तो सिर्फ उस कलर की बात करनी है कि वाई इज़ दैट द बेस्ट कलर जो आप सेल कर रहे हैं। वो किस किस चीज़ों किस 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 चीज़ के साथ चल सकता है, कैसे कपड़ों के साथ चल सकता है,
किन किन डिज़ाइंस के साथ चल सकता है, कैसे किन चीज़ों के साथ कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, किन चीज़ों के साथ उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वो उसके कलर्स पर सिर्फ आपने फोकस करना है। एक पोस्ट आपने कलर्स के ऊपर बनानी है, एक पोस्ट आपने उसके स्ट्रैप ऑप्शंस पे बनानी है। क्या वो मेटालिक है कि वो लेदर का है कि वो किसी और ऑप्शन का स्ट्रैप बना हुआ है। तो उसके स्ट्रैप में पिन कैसी है, उसके होल्स कैसे हैं, उसकी स्पेसिंग कैसी है, उसके साइजिंग में आप स्ट्रैप्स के साइज को कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक पोस्ट इस पर फोकस करनी है। फिर एक पोस्ट आपने उसके मटेरियल का करना है, उसके मैकेनिज्म का करना है कि उसके इंटरनल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। एक 3D मॉडल आपने उसमें दिखाना है। फिर आपने उसके जनरल मटेरियल्स पे बात करनी है कि जो उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, उसके अगर कलर है, लाइट है, अंदर कोई और फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं, तो आपने उन फंक्शन को फोकस करना है। फिर आपके पास जो है वो कंपैरेटिव कंपैरिजन की बात आ जाएगी। कंपेटिटर भी वो सेल कर रहे हैं, आप भी वो सेल कर रहे हैं, तो आप ही से क्यों बाय करें। आपने इस पर फोकस करना है। अपना आपके आफ्टर सेल सर्विस क्या है, आपने इस पर फोकस करना है। फिर एक पोस्ट पर अपने डिज़ाइन करनी है जिसमें जो है वो प्रोडक्ट फोकस ही नहीं करना। ठीक है, प्रोडक्ट से फोकस हटा के कोई इवेंट आ रहा है तो उस इवेंट पे फोकस कर दें, और या सेलिब्रिटी पे फोकस कर दें अगर आप एंडोर्समेंट्स में जा रहे हैं और उसने बस घड़ी पहनी हुई है, तो अब एंडोर्समेंट क्या है, फोकस क्या है सेलिब्रिटी, या फोकस क्या है इवेंट, और साथ में आपको प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपने दिखाना है कि भाई आप बस अपना नाम ही शो करना है कि आप भी हैं इस इवेंट को एंडोर्स कर रहे हैं। तो आपने इवेंट्स और डेज के अराउंड भी अपने पोस्ट बनानी है। तो किसी ब्रांड का कोई कंपटीशन चल रहा है, उस ब्रांड का भी फ़ायदा उठा के उसकी पोस्ट बनानी है। अब आपने कंटेंट कैलेंडर बनाया हुआ था, लेकिन अचानक से आपको पता लगा 2 ब्रांड्स की आपस में वॉर शुरू हो गई है जी, लिप्टन और टपाल आपस में जंग कर रहे हैं जी। तो अब लिप्टन टपाल वॉर को अब उन्होंने सर्च करके दिखाया है कि दूसरी ब्रांड्स ने इन दोनों की वॉर का कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। कोई कप सेल कर रहा है तो वो कहे कभी चाय चाय आप लिप्टन की पिए, टपाल की कप तो हमारा यूज़ करें। तो फिर कोई ऐसे उन्होंने कोई 20-25 ऐसे एड्स खोल के दिखाया आप लोगों को। मैंने वो सारी वीडियोस बना के भी शेयर की हैं, जिसमें वो डिटेल में बता रहे हैं कि अब आपको एड हॉक रिस्पॉन्स कैसे देना है उस नए इवेंट का, नई इन्फॉर्मेशन का जो भी मार्केट में चल रही है, जो उस गिमिक को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस खाली इस पर फोकस नहीं करना। और ये जब वो बता रहे थे लिप्टन और टपाल का, तो हमने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, होली मैन। उसमें जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड थी सारी उसकी थीम। तो उसमें मार्केटिंग जो है वो एक चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, या मार्केटिंग हो भी नहीं रही, चीज़ कोई भी नहीं है, प्रोडक्ट कोई सेल नहीं हो रहा, लेकिन एक जनरल वो स्टोरी सुना रहा है। होली मैन जो उसमें बनाया हुआ है वो जनरल स्टोरी सुना रहा है, और स्टोरी में वो सबको सबको कहता है कि नेचर से कनेक्ट हो, नेचर नेचर के पास जाओ, इन सारी चीज़ों को, गैजेट्स को छोड़ो, और ये कंज्यूमरिज्म को छोड़ो, और लोगों को बाहर निकालता है। सारे लोग घर से बाहर निकलते हैं, घास को सूंघते हैं। तो उसका जो मैनेजर होता है, उसके ज़हन में एकदम आइडिया आता है हमारे ग्रास मैट्स नहीं बिक रहे, तो अभी मैं एक एक बंदा खड़ा कर देता हूँ। उनके उसके पास बंदा भी कोई नहीं होता, वो एक एक गूफी से बंदे को खड़ा करके उसे कहता है कि तुम बस ये मैट, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है उसके पास, उसको लेके खड़ा हो जाता है, कहता है मैं बोलूँगा क्या, उसको नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है। वो कहता है बस तुमने बस मैट दिखाना है, और बस अपना काम करना है। अभी अभी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो ज़हन ज़हन में आता है बोल दो। अभी वो मैट दिखाना शुरू कर रहा है, अभी ऐड उसका चला है, तो उसको बताया जा रहा है जो ऑर्डर टेकर्स हैं कि मैट के ऑर्डर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, मैट का ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अब क्या कह रहे हैं कि कोई और चीज़ रेलेवेंट हो गई है इस सिचुएशन में, कि जो सिचुएशन अब मार्केट में स्टैंड करती है, तो उसमें अब आपका प्रोडक्ट कैसे बिक सकता है, आपने उन चीज़ों पे भी नज़र रखनी है। तो कंटेंट कैलेंडर के की फीचर्स जो हैं वो अभी वो आगे फिर हम डिटेल में वो बताएंगे, जो उन्होंने बताया वो हम उसको समराइज करते हैं कि सब आपने ट्रेंडी टॉपिक्स तो सर्च करने ही करने हैं कि क्या ट्रेंड में जा रहा है, क्या क्या हैशटैग्स ट्रेंड में जा रहे हैं, किस कैप्शंस को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो सारी कैप्शन पे आपने सर्च करना है। वो डेटा और वो मटेरियल तो आप निकालना ही है सर्च से, उसके लिए टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। और कंपैरेटिव और कमेमोरेटिव डेज कौन से आ रहे हैं वो भी आपने कैलेंडर, अपने रेगुलर कैलेंडर के ऊपर कमेमोरेटिव डेज जो आ रहे हैं उसको भी खोल के रखना है।
मतलब अर्थ डे आ रहा है, उसमें मॉम डे आ रहा है, डैड डे आ रहा है, और जो भी इस तरह के भी डेज आ रहे हैं उनको भी फोकस करना है। उसके बाद अपने ये कॉलम्स डिज़ाइन करने के, डेट टू बी पोस्टेड, कैटेगरी, टाइप, आइडिया या उसकी विजुअल डायरेक्शन क्या है, कैप्शन क्या लगा रहे हैं, इन वीडियो या इमेज का टेक्स्ट क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट क्या है, और अब इस पूरे टास्क का स्टेटस क्या है, ये आपने करनी है। और उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक टूल बताया, ट्रेलो। कि टूल जो है, आपको ना कोई टूल ऐसा रखें जिसमें आप पूरी टीम उसमें ऐड हो, और आप उन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कंप्लीशंस हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, सब उसके साथ कनेक्टेड रहें, एक ही जगह पर सारा काम हो रहा हो, तो रियल टाइम में काम हो रहा हो। तो अब क्लाउड बेस्ड है सारा कुछ, तो ऐसे टूल्स को आपने इस्तेमाल करके काम करना है। तो ये एक इमेज, एक एक आइडिया को, क्योंकि वो गेट इन स्टाइल जो हमारी क्लास में एग्जांपल चल रही है, तो गेट इन स्टाइल के लिए 11 अप्रैल की डेट है, फॉर एग्जांपल 2022 की क्लास थी, तो उसमें कैटेगरी सर्विस की रखी जा रही है। अब हम मार्च में बैठे हुए थे और ये 11 अप्रैल को प्लान कर रहे हैं, तो कैटेगरी जो है वो सर्विस की रखी जा रही है। फिर टाइप सर्विस क्या है, सर्विस यानी कि आपने मैं मेहंदी एक्सपर्ट बुलवाना है 2000 रुपये में, ये सर्विस है। तो अब स्टैटिक इमेज जिसका दिखाना है वो टाइप में दिखा दिया कि स्टैटिक, उसकी विजुअलाइजेशन क्या रखनी है, इमेज के अंदर क्या नज़र आना चाहिए, कि मेहंदी जो है वो अप्लाई की जा रही है, कोई ग्रुप ऑफ लेडीज़ हैं फीमेल्स के ऊपर, और एक्सपर्ट जो फीमेल या ऑपरेटर है या डिज़ाइनर है, उन पे काम कर, उनके साथ काम कर रही है। तो कैप्शन क्या दे रही हैं, अब कैप्शन क्या उस स्टैटिक इमेज में देना है, या उस इमेज इमेज टेक्स्ट अलग से जो कैप्शन उस इमेज के डिस्क्रिप्शन में देना है, उस ऐड के अंदर देना, वो ये है कि सहेलियां हैं परेशान, गेट इन स्टाइल करे मेहंदी लगवाना आसान, बुक योर अपॉइंटमेंट विद योर मेहंदी मेहंदी एक्सपर्ट एट योर होम फॉर ₹2,000 ओनली। तो अब फिर नीचे कॉल टू एक्शन है, टू बुक विजिट getinstyle.pk/मेहंदी सर्विसेज और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो और इसमें इमेज के अंदर क्या नज़र आएगा, हैशटैग अब रंग जाएगी ईद, ठीक है। ये एक कैप्शन, ये कैची उन्होंने एक फ्रेज निकाली। रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दीजिए कि ये नूरैना और वासित करेंगे ये काम, बजटिंग अभी आगे आनी है, तो इसमें इसलिए इसमें उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क, तो इसका स्टेटस कंप्लीटेड में आ जाएगा। तो अब लेसन 9 यहाँ से शुरू होता है, जिसमें बजटिंग की बात होकर बहुत डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ बजटिंग को टच ही कर रहे हैं। इसमें आगे इसकी प्रैक्टिकल, ये बेसिकली सारा प्रैक्टिकल भी आज से स्टार्ट होना है। और मैंने जो एक्टिविटी दी हुई थी सारी के, जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है, और लेकिन फ़िलहाल हमारे पास वो प्रोडक्ट चोज़न भी नहीं है। दोबारा से उसमें हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के बाद, जब हम पहले सारी एक्टिविटीज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ तक आएंगे, कंटेंट कैलेंडर तक जब पहुँच जाएंगे, फिर बजटिंग करनी है प्रैक्टिकली। कि अब उसमें जो है वो पहले उन्होंने स्टार्ट में एक पूरा ग्लास दिखाया कि जो अब तक पढ़ लिया हमने, इसको कह रहे थे वो बड़ा बड़ा करके अपने बेशक वॉल पे लगा लेंगे, आपके गाइड है एक किस्म का, कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जिससे भी एंगेज कर रहे हैं, वहाँ से हम कंटेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंटेंट को डिफाइन किया है। तो कंटेंट जो भी हमने दिखाना है, हमारा कोर कंटेंट है, तो उस कंटेंट के लिए हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं, जो पहला सर्कल है ग्रे में। उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसके के बेस पर हमने ऑडियंस डिफाइन किया, उस ऑडियंस के बेस पर हमने अपने मैसेज को डिज़ाइन किया। मैसेज के बाद जब ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, तो फिर कस्टमर ने उसके साथ एंगेज करना है। वाइट सर्कल में कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि उसने एंगेज करना है। उसके बाद उसने डिसीजन लेना है बाइंग का, या बाइंग का। उसके बाद उसने पार्टिसिपेट करना है आपकी उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, और उसकी एक लॉयल्टी डेवलप होनी है। और लेकिन इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे होंगे, एक को क्रिएशन कर रहे होंगे, जो टॉप सर्कल है, क्रिएट कर रहे होंगे, बार बार पब्लिश कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली प्रमोट कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होंगे, और कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहे होंगे। अगर आप मॉनिटर और एनालाइज नहीं करते, तो आपका ये सारा सर्कल रिवर्स में चला जाएगा, और इस सारे काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एल्गोरिथम में उन्होंने बताया कि फेसबुक में जो मेजर फैक्टर्स हैं, जो आप पोस्ट को वायरल करने के लिए काम आते हैं, जो फेसबुक जिसको ज़्यादा
रेट करता है वो IPCTR कहलाते हैं। लेकिन ये 5 तो एक जनरल से आइडिया दिए जा रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन रफली जो है वो फेसबुक 1 लाख से ज़्यादा फैक्टर्स को देखता है किसी चीज़ को वायरल करने से पहले। लेकिन ये 5 जो हैं एक जनरलाइज आइडिया देते हैं कि इनमें आपको कम से कम परफेक्ट होना चाहिए, फिर वो बाकी के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो उसमें जो है वो आपने इंटरेस्ट डिफाइन किए थे कि वो जो यूज़र है उसके साथ एंगेज कैसे करना है। जब तक आप उसके इंटरेस्ट को टारगेट नहीं कर पाएंगे तो आप जो है वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए, अपने पोस्ट को रीच नहीं दे पाएंगे। आपकी पोस्ट की परफॉर्मेंस अदर यूज़र्स के मुकाबले में, ठीक है, ये एक फैक्टर है। फिर क्रिएटर जो है वो क्रिएटर्स की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। ये इसमें पोस्ट की परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं हो रही, आपकी क्रिएशंस की, आपके चैनल की, पेज की परफॉर्मेंस कंपेयर हो रही है इसी तरह के दूसरे पेजेस के मुकाबले में। कि अगर आपके सारी पोस्टों का एग्रीगेट आपको ट्रैफिक दे रहा है, 10,000 फॉर एग्जांपल व्यूज़ आ रहे हैं आपको डेली के, बाकी दूसरे क्रिएटर जो है वो सेम क्रिएशन सेम क्रिएटिविटी के साथ वो अब 20,000 या 2 लाख फॉर एग्जांपल व्यूज़ लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत पीछे जा रहे हो। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वीक है आपका। फिर ये क्रिएटर हो गया। फिर टाइप, क्या वो स्टैटिक इमेज है, क्या वो फोटो है, या क्या वो वीडियो है, ये दोनों डिफाइन करते हैं टाइप में। रीसेंसी, कि कितनी जल्दी जल्दी आप पोस्ट को डाल रहे हैं, क्या 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 चीज़ें कवर कर रहे हैं पोस्ट के अंदर। हाउ रिसेंट इज़ योर पोस्ट, ठीक है, आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके डालते जाएंगे, उसमें कोई जिद्दत नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है, न्यूनेस नहीं है, तो वो आपकी पोस्ट पीछे इवन आप पोस्ट डालते जाएंगे लेकिन आपको फेसबुक जो है वो पीछे करता जाएगा, लोगों को न्यूज़ फीड में नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए जो ब्रांड्स जो हैं वो न्यू के टैग के साथ, और ब्रांड न्यू, और अब ये न्यू फीचर्स आ गए, वही वो न्यू फीचर आ गए। दूध वही है, अब ये जो न्यू कैल्शियम आ गया, अब ये न्यू फॉर्मूला आ गया, अब न्यू सनसिल्क आ गया। हर चीज़ के साथ न्यू 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 का बार बार टैग लगा के उसको रिसेंट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्योंकि जो ऑडियंस है वो डेटा के बेस पर डिसीजन ले रहा है, तो अगर आपका डेटा रिसेंट नहीं है, उसके डेटा में कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है, तो वो आप उसको डिसीजन मेकिंग तक नहीं लेके जा सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो टूल्स आपको मिलते हैं, गूगल फेसबुक इनसाइट्स हैं, जिसमें आपकी पोस्ट की परफॉर्मेंस, आपकी ऑडियंस की पूरी जो है वो उसके स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाते हैं, और ये फ्री टूल्स होते हैं। लिंक्डइन में भी ऐसी यही सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आप देख लेते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पोस्ट की कैसे जा रही है अपनी, और फिर अदर यूज़र के मुकाबले में कैसे जा रही है। पोस्ट के उसमें सेक्शन में जाएंगे, ये सारे विजुअल्स हैं जो उन्होंने लेक्चर में दिखाए हैं, मैंने सारे शेयर किए हैं। अगर वो देखें तो आपको विजुअल में ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं दोबारा वो सारी चीज़ें डालूंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो पोस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कर्व्स नज़र आएंगी कि क्यों वेरिएशंस आ रही हैं। क्या इवेंट्स की वजह से वेरिएशंस आ रही हैं, डेज की वजह से वेरिएशन आ रही है, डे एंड नाइट की क्या वेरिएशन है, किस टाइम पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा है, किस जेंडर की मेरी ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, किस सिटी से किस रीजन से मेरी ऑडियंस ज़्यादा आ रही है। ये सारे ग्राफ्स जो है वो आपको बना के देगा फेसबुक, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह लिंक्डइन पे भी मिलती है कि आपके ऑडियंस को इंटरेस्ट, जो आपने सारी पोस्टिंग लगाई है तो उसकी क्या इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री से आ रहे हैं, किन कंपनी से आ रहे हैं, क्या लोकेशंस हैं उनकी, ये भी सारे लिंक्डइन आपको सारे इंसाइट्स देता है। फिर अवेयरनेस ऑफ वर्सेस प्रोडक्ट वर्सेस गिफ्ट कैंपेन्स, इन तीनों की भी ऑडियंस एंगेजमेंट में फ़र्क होगा। उन्होंने लाइव एग्जांपल में दिखाया कि एक ही ब्रांड है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी अवेयरनेस कैंपेन को 10,000 15,000 16,000 व्यूज़ मिल रहे हैं, जबकि उनके प्रोडक्ट की, जब वो प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं, उसकी फीचर्स को फोकस कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, वो पुश कैंपेन है, तो उसमें जो है वो 5,000 4,000 3,000 का इससे कम भी व्यूज़ आ रहे हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि अवेयरनेस कैंपेन जो आपके प्रोडक्ट कैंपेन से ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस तरह जब गिफ्ट कैंपेन चलाते हैं और उसमें प्लस उसमें प्रमोशंस भी डालते हैं, तो वो और ज़्यादा हाइप पे चली जाती हैं, उनके परफॉर्मेंसेस और ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं।
तो हालांकि उनके व्यूज़ की वजह से दूसरे पोस्ट को व्यू ज़्यादा नहीं मिल रहा, उस पर्टिकुलर पोस्ट को ही ज़्यादा व्यू मिल रहा है। तो ये इन सारी तरह के कैंपेन्स को समझना ज़रूरी है कि अभी आपने क्या टारगेट करना है, इस स्टेज ऑफ द बिजनेस पे आप कहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, आपने क्या टारगेट करना है। तो उसमें आपको नज़र आता है कि आपने आपने अगर वीडियो चलाई है तो कौन कौन से वीडियो के टाइम को ज़्यादा देखा गया, क्या पहले जैसे उन्होंने दिखाया कि एक वीडियो उन्होंने चलाई है, तो उसमें जस्ट जो है वो अगर 700 लोगों ने देखा है तो लेकिन जस्ट 7 या 8% लोग ऐसे थे, यानी कि 10% लगा लेंगे, 700 लोगों में 10-70 लोग थे जिन्होंने जो है वो सिर्फ पूरी ऐड देखी है, बाकी तो सारे के सारे पहले 3 सेकंड में ड्रॉप कर गए हैं, स्किप कर गए हैं वीडियो को। तो ये चीज़ें भी आपको नज़र आ जाती हैं कि आपने पहले 3 सेकंड में आप एंगेज ही नहीं कर सकेंगे ऑडियंस को। तो फिर आपको पता लगता है कि यानी कि आपकी पोस्ट कैसे किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, उसके डीप एनालिटिक्स भी मिलते हैं। तो अब आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है, आपके आइडिया पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कैप्शंस पे डिपेंड करता है। इन चीज़ों को दोबारा एनालाइज करना पड़ता है, वही एनालाइज वाले उस पर आप दोबारा वापस जाएंगे कि आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। एक हफ्ता गुजर गया है, तो क्यों नहीं चल रही आपकी कैंपेन, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको आपने एनालाइज करना है। तो फिर जो है वो न्यू अपडेट्स टेल यू देयर होल स्टोरी। अब न्यूज़ अपडेट्स आती हैं, आप अब चैनल्स वगैरह खोलते हैं तो आपको 5 सेकंड के अंदर जो है ब्रांड अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है कि सर्फ एक्सेल दाग अच्छे होते हैं, बस ये उसने बोला है 2 सेकंड में और अपना एडवर्टाइज कर गया है, जो उसने मैसेज देना था दे गया। ठीक है, तो योर टैग लाइन शुड बी दैट सिंपल। तो डू नॉट गो फॉर ले लो स्ट्रेटजी, ये दोबारा उस पर आए हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मेट्रिसेस है जिस पर फेसबुक मॉनिटर कर रहा है, तो ले लो वाली के स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। बहुत सारे लाखों एडवर्टाइजर्स बैठे हैं जो इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और फ्लॉप हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी चलेगी? और फिर उन्होंने कहा कि आप ना फॉलोअर बाय करने के पीछे भी मत जाएं, लाइक्स के पीछे भी मत जाएं, इससे भी आपकी पोस्ट नहीं परफॉर्म करेगी। पोस्ट वही परफॉर्म करेगी जिस पोस्ट के ऊपर लोग टैग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, जिस पोस्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो है तो उस पर अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अगली कोई आपकी जो है वो अपलोड जो है उन तक नहीं पहुंचेगी जब तक वो बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे। तो मेक देम अपीलिंग, अपनी पोस्ट को अपने वीडियोस को अपीलिंग बनाएंगे ताकि वो बेल आइकॉन प्रेस करें। दैट इज द रियल ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो आप लोग फॉलोअर्स बाय कर लेंगे पैसे लगा के, लेकिन आप रियल ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं खरीदेंगे तो आपको प्रोडक्ट नहीं चलेगा। पोस्ट जो एंगेजिंग होती है उसमें कॉल टू एक्शन होता है, टैगिंग लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को कर रहे हैं उस पर, फिर अब प्लस पेड प्रमोशन भी उस पर एक्टिवेटेड है, तो उसके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बजटिंग पर अब स्पेसिफिकली वो आते हैं कि बजटिंग जो है वो अगर कोई बंदा चीज़ सर्च कर रहा है तो उस सर्च का मतलब है कि वो गूगल पे गया है, किसी ब्राउज़र पे गया है, उस सर्च किया है। तो अब सर्च का मतलब है कि अब आपने पुल कैंपे यहाँ पर समझना है कि पुल वर्सेस पुश का कॉन्सेप्ट। जो चीज़ कस्टमर आके खुद सर्च करके ले रहा है तो वो पुल स्ट्रैटेजी की कैंपेन्स आपकी ज़्यादा परफॉर्म करेगी और एल्गोरिदम आपका उसको पुल वाली कैंपेन्स दिखाएगा, जिसमें आप कस्टमर तक रीच कर रहे हो कि मेरी चीज़ को पसंद करो, ये तुम्हारी ज़रूरत है, ये इवेंट आ रहा है, इसमें तुम्हें अच्छा लगेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो सर्च नहीं कर रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डे टू डे सेल होने वाली चीज़ों में से, खाने पीने वाली चीज़ों में से, फूड बिजनेस में से है, तो उसमें पुश कैंपेन जब आप कस्टमर तक रीच कर रहे हैं तो ये दो फ़र्क हैं। जब कस्टमर आप तक रीच कर रहे हैं तो वो पुल कैंपेन है, पुल स्ट्रैटेजी चलेगी, और जब आपने कस्टमर को रीच करना है तो वो पुश स्ट्रैटेजी चलेगी। तो अवेयरनेस कैंपेन जितनी भी होती हैं वो पुल स्ट्रैटेजी पे चलती है और इसलिए अच्छी परफॉर्म करती हैं कि वो लोग सर्च कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, तो एल्गोरिदम उनको दिखा देगा। तो अब पुश में आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं तो आपको सही ऑडियंस मिले ना मिले ये वो नहीं होता। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
तो सीजनल ब्रांड्स जो होते हैं जो कि सीजन्स पर जैसे फर्नीचर का हो गया वो शादियों के सीजन में ज़्यादा चलते हैं, तो वो सारे पुल पुल कैंपेन्स के ऊपर चलते हैं। और जो डेली यूज़ के ब्रांड्स होते हैं, खाने पीने के हैं या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी है, वो सारे के सारे पुश कैंपेन के ऊपर चलते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने डिफरेंट, अगर आपने पुल कैंपेन चलानी है तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा, अपना अगर आपने पुश कैंपेन का चलानी है तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा। तो जैसे लिंक्डइन है, जैसे ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे के सारे पुल बी टू बी रिलेशंस के लिए और पुल कैंपेन्स के लिए तो अच्छे हैं। और गूगल पे अगर आपको पुल कैंपेन चलानी है तो आप लिंक्डइन पे चलाएंगे और आप गूगल पे चलाएंगे ताकि आप सर्च में आ सकें। तो और इसमें मीडिया बाइंग उसमें का बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, और मीडिया बाइंग का पूरा एक जॉब है, ये एक पूरा रोल है जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक बंदा हायर किया जाता है कि जो मीडिया बाइंग को एक्सपर्ट होता है। मीडिया बाइंग में ये होता है कि कौन आपके पास सारे अखबारों के रेट हों, आपके पास सारे चैनल्स के रेट हों, प्राइम टाइम्स क्या चल रहे हैं, ऑफ पीक टाइम्स क्या चल रहे हैं, कौन सी गूगल के कौन से कैंपेन पे क्या क्या रेट चल रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या चल रहे हैं, बिडिंग क्या चल रही है, और फेसबुक के रेट क्या चल रहे हैं, टिकटॉक टिकटॉक के रेट्स क्या चल रहे हैं। ये सारा मीडिया बाइंग वाला जो है प्लानर वो करता है। तो अब जो है वो इसमें फिर आगे एग्जांपल वो देते हैं कि अगर हम कहें कि अपने स्टोर की अवेयरनेस है, अगर आप यानी कि नया प्रोडक्ट है अभी लोगों को उसका पता नहीं है, तो आपको जारी बात है लोगों तक रीच करने के लिए सबसे पहले अपनी अवेयरनेस दिलानी है। तो फिर आपने अपने पोस्ट के डिज़ाइन, कलर, पैटर्न उस तरह का से कंसिस्टेंट रखना है कि आपकी रिकॉल वैल्यू कस्टमर के पास जनरेट हो सके कि आप भाई ऐसा ना हो कि आप डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट मैसेजेस के साथ, डिफरेंट थीम्स के साथ कस्टमर तक जाने की कोशिश करें और वो रिलेट ही ना कर सके कि प्रोडक्ट है क्या, ये कंपनी है क्या। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर अपनी पोस्ट को बनाना पड़ेगा। पुल स्ट्रेटजी के लिए अलग होंगी, पुश के लिए अलग होंगी, उन दोनों के मीडियम्स भी अलग होंगे। तो अब कितना स्पेंड करना है, ये खतरनाक सी बात है कि 50,000 कम से कम आपने महीने का स्पेंड करना है। वो कह रहे हैं कि अगर आप 50,000 से कम स्पेंड करेंगे आपकी पोस्ट परफॉर्म नहीं करेगी। अब ये वो पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग परेशान होंगे डेफिनेटली कि 50,000 अगर हमने लगाना है एक महीने का, तो क्या हम कमा पाएंगे, क्या हम उसमें से इतना जनरेट कर पाएंगे। तो ये उन्होंने कहा कि ये तो जो है वो मार्क जकरबर्ग भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये एक प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, एक पोस्ट वायरल होगी कि नहीं होगी। आप बस सिर्फ वो कर सकते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल वायरलिटी को आप नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने टारगेटिंग अच्छी की है, आपने ऑडियंस का जो है वो अच्छे तरीके से उसको रिसर्च किया है, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च भी आपकी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है आपकी, उसके बाद आपको उसको पोस्ट बहुत अच्छी बना लेते हो, उसकी मार्केटिंग कैंपेन बहुत अच्छी कर लेते हो, फिर पैसा लगाओ तो उसका रिटर्न आपको आएगा। तो इतना पैसा लगाना ज़रूरी है रिटर्न के लिए। अगर आप कम लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे और आप समझेंगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो इसमें जो है वो एक मूवी हमने देखी थी तो अभी रिसेंटली, तरला दलाल। तो उसमें वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ की बुक पब्लिश करती है, लेकिन वो क्योंकि उसको मार्केट नहीं कर पाते, उसके लिए अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चूज़ कर पाते, तो वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, और लोगों तक पहुंचती ही नहीं है, रीच ही नहीं हो पाती, तो वो फ्लॉप हो जाती है और सारी की सारी अपनी बुक्स वो रद्दी के दुकान पर बेच कर आ जाती है। तो वो जो है आपकी रीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीच लाने के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा, और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो वो चल भी जाएगी। तो इसी में दोबारा उन्होंने बताया कि मीडिया बाइंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है इसमें कि किस जगह पर कितना स्पेंड करना है, ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर आप बजटिंग में फेल हो गए तो आपका पिछला सारा किया कराया भी सारा फेल हो सकता है। आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ गलत जगह पर जाकर सेल करने लग गए तो आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो इसके बाद जो है वो उन्होंने फिर वही प्लेटफॉर्म्स की बात की कि यूट्यूब जो है वो उसमें बड़ी वीडियोस चलती हैं। अब शॉर्ट्स तो अभी रिसेंटली आए हैं, उसमें लॉन्गर वीडियोस चलती हैं यूट्यूब में। तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म की ऑडियंस उस एंगेज होगी।
मेटा के जितने भी ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर जो है वो शॉर्ट वीडियोस चलती हैं। इस पर डिफरेंट किस्म की आपको पोस्ट बनानी पड़ेगी, कैंपेन बनानी पड़ेगी, और ऑडियंसेस भी डिफरेंट है दोनों दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, एक तरह की ऑडियंस नहीं है। तो अवेयरनेस कैंपेन है तो आप यूट्यूब पे चलाएंगे और गूगल पे चलाएंगे, लेकिन अगर आपने पुश कैंपेन चलानी है तो आप ज़्यादा उस पर फेसबुक पे इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है। तो अगर सेलिब्रिटीज़ को फोकस करना है, किसी को एंडोर्समेंट के लिए एंगेज करना है, तो आप फिर ट्विटर पे जाएंगे ना, आपके लिए फिर फेसबुक रेलेवेंट है। उस अगर वो पैसा आपने लगाना है सेलिब्रिटी के साथ, तो फिर आप ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने एक लाइव एग्जांपल दी पाकिस्तान केबल्स की। ठीक है, कि ये उन्होंने उनका एक्चुअल लाइव कंटेंट कैलेंडर दिखाया कि जी 200,000 उनका एक बजट है, और ये शायद उनका डेली का बजट है। हाँ, ये उनका डेली का बजट है। उसमें सर्च पर कितने के लगा रहे हैं, एफिनिटी पे कितने के लगा रहे हैं, प्लेसमेंट्स पे कितने लगा रहे हैं, ये सारा परसेंटेज में उन्होंने डिवाइड करके जो है वो आपको अपना पूरा डिफाइन किया हुआ है कि यूट्यूब पर इतने लगाने हैं, रीमार्केटिंग पर इतने लगाने, कीवर्ड सर्च पर इतने लगाने, टॉपिक सर्च पर इतने लगाने। तो ये डेली का वो स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर ये ऊपर पहला पहला टैब बना हुआ गूगल के लिए, और दूसरा टैब बना हुआ है फेसबुक के लिए, और फेसबुक पर भी वो 2 लाख डेली का स्पेंड कर रहे हैं। तो उसमें पोस्ट एंगेजमेंट पे 25%, 20% जो है वो वीडियो व्यूज़ के ऊपर, 25% जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, और बाकी लीड्स और वेबसाइट लिंक्स के ऊपर वो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये सारी के सारे ऑप्शंस आपको जब ऐड चलाने जाते हैं तो मिलते हैं कि आपको ये नज़र आता है कि आपने किस चीज़ पर कितना परसेंट स्पेंड करना है, आपकी टोटल स्पेंडिंग कितनी है, फिर आपने डिवीजन कितनी रखनी है। ये आपको पहले से लिख के रखना है। फिर आपने जाकर जब पोस्ट बनानी है, तो जब ऐड लगानी है, तो वहाँ पर आपने जस्ट क्लिक बटन पे से काम करना है। आप उस टाइम डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, उस टाइम सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो अब फेसबुक, उसने पाकिस्तान केबल्स का ऐड दिखाया कि फेसबुक को ज़्यादा क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका एंड कंज्यूमर वहाँ पर बैठा हुआ है। एंड कंज्यूमर उनका वो नहीं है जिसके घर में केबल लगती है, उनकी तारें लगती हैं। एंड कंज्यूमर उनका इलेक्ट्रिशियंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि घर वाले जो है वो आम आम लोग जो हैं वो तारें बाय नहीं करते। तारें जो है वो इलेक्ट्रिशियंस ही बताते हैं कि कौन सी लगनी है, कितनी लगनी है, किस क्वालिटी, किस मेजरमेंट्स की लगनी है, विड्थ की लगनी है, एम्पियर कितने होने चाहिए, ये सारे इलेक्ट्रिशियंस को पता होता है। आप रिलाय कर रहे होते हैं उस पर, तो उसी के लिए सारे प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम निकाले जाते हैं। तो उसके टारगेट सारे पाकिस्तान के कलकत्ता का टारगेट जो है वो मिडल मैन है, ना कि एंड यूज़र। तो उसका एंड यूज़र इन टर्म्स के मिडल मैन ही है, तो वो उसके लिए कैंपेन्स बना रहा है। अब ऑडियंस जब आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की होगी, तो फिर आप फिर डिफाइन कर सकेंगे कि आप उस वो ऑडियंस फिर है कहाँ पर। ये इसमें वो डब्ल्यू आपका आंसर हो रहा है कि ऑडियंस कहाँ पाई जाती है। तो उसमें उन्होंने एडम्स की मिसाल दी कि 150,000 वो उन्होंने डॉन के आर्टिकल पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऑडियंस वहाँ पर बैठी हुई है। उनके ऑडियंस वो है जो कि बिजनेस ओनर्स है, और बिजनेस ओनर्स जो है वो डॉन पढ़ते हैं। फिर डिजी खाता जो है वो स्पेंड कर रहा है एक महीने में 2 से ढाई करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 50 लाख वो गूगल पे और 1.5 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहा है फेसबुक पे। अब और कुछ भी इन्वेस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट है इंस्टा पर और टिकटॉक पर, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ऑडियंस क्या है। उनकी ऑडियंस है शॉपकीपर्स, और शॉपकीपर ज़्यादातर फेसबुक पे बैठे हुए हैं। वो गूगल भी वो सर्च नहीं कर रहे इन चीज़ों के बारे में। तो उनको दिखाना है जाके, वो पुश कैंपेन है सारी की सारी। तो उनके और इतना ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली किसी एक लड़के ने सवाल कर दिया कि वो बेच क्या रहे हैं उस, मतलब डिजी खाता पे तो बस एक ऐप है, तो वो तो अपने अपने खाते खुद बनाएंगे, तो डिजी खाता क्या कमा रहा है उसमें से। तो वो एड रेवेन्यू भी है उसमें, और उसमें उन्होंने और भी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जो उसमें जब वो एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी और प्रोडक्ट्स भी उनको सेल करते हैं। तो फिर टाइप्स ऑफ बजटिंग जो है वो फिर आगे वो ब्रीफली उन्होंने जो दिखाई है, मैंने उसकी छोटी शॉर्ट वीडियो डाल दी है, लेकिन वो आगे डिटेल में आएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं भी इसको फास्ट पेस पे चलाऊँगा, और इसमें क्विज़ भी जो है वो सारी इससे रेलिवेंट ही होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।